अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम तीशा। थैंक यू सर। Yes, wait for the other students. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलबर। सर पीएस वाले ग्रुप थे ना, कहीं मैसेज करा सूरज के तरह से सर अरे सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलबर। जी सर जी। बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया हुआ है? यस सर। ईमेल की थी मैंने, तो आई एम यस सर, स्टिल मैं वेटिंग फॉर टू ज्वाइन द क्लास। यस सर। सूरज। सर आपने पिछले लेक्चर की सर पीपीटी नहीं भेजी थी सर। कौन से क्लास में भी था? जी दिलबर। सर जेको गुजरल लेक्चर हो असांजो मैप जे बारे में ईंदी तव्हां पीपीटी सर सेंड न कई असांखे। कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक। सूरज। यस सर। सबको इन्फॉर्म कर दिया है? यस सर, क्लास तो सबको पता थी, कमलेश ने भी इन्फॉर्म किया था। ठीक है, अभी भी मैंने रिमाइंडर भेजा था ईमेल के जरिए, तो स्टूडेंट्स यस जब सर। वो टाइमली ज्वाइन करें तो हम क्लास एक साथ कंटिन्यू करें ना। यस सर। वी आर वेटिंग फॉर देम। तो मैं क्लास में भी था। हाँ ना, मैं क्लास से पढ़ा रहा हूँ, कल भी हमने क्लास से ही पढ़ा था। सही है सर। जी। सूरज मैसेज करें उनको। यस सर, मैं करता हूँ। हाँ सरताज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। एब। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके। बाकी सर किरकिर रहता तकरीबन। मेरे ख्याल से सारे आ चुके। सर कमलेश और जाहिद शायद नहीं है। जाहिद नहीं है, कमलेश है। जाहिद नहीं है, जाहिद नहीं है। हाँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
बेटा जो नहीं आया अभी उसका वेट नहीं कर सकते, टाइम हमारे पास कम है, ऑलरेडी हम 5 मिनट दे चुके हैं उनको, तो जब वो आएंगे तो उनको एडमिट कर लेंगे। चलें क्लास कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस एंड सब्जेक्ट इज पाकिस्तान स्टडीज। तो शुरू करें फॉर्मली। ये Yes, sir. सर शुरू करते हैं। चलेंगे। ओके, कैन यू रिकॉल योर प्रीवियस क्लास कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? एनीवन? सर मैप के बारे में। मैथ्स के बारे में। मैप्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल। बेटा जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आई एम इंश्योरिंग दैट यू आर ऑनलाइन, ओके? जी सर। Yes, sir. And you are replying me, it means you are present, okay? If no one respond me, I may count him absent, okay? जी सर। ओके सर। Okay. तो ओके सर। क्लास पार्टिसिपेशन। यस बिल्कुल, आपकी जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सही या गलत जवाब देना है। गलत या सही जवाब का मतलब नहीं है क्लास पार्टिसिपेशन इंश्योर करना जिसके आपको क्रेडिट मिलेंगे, ओके? चलेंगे। जी सर। ओके सर। अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में हमने पाकिस्तान की मैप की स्टडी के बारे में पढ़ा था। कौन मुझे बताएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था? जी सर 1935 वाला। नहीं, वो नीचे दिया हुआ है अलग से। मुझे कौन बताएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो क्या था? लफ्ज से क्लियर है, वर्ड लिखा हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज। सर ये वो एक्ट है जिसमें जिसमें ब्रिटिश वालों ने 8 कहा बंदे था कि ये पाकिस्तान जब और तक अपना कॉन्स्टिट्यूट नहीं बनाएंगे तब तक ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट जो होगा ला वो ये एक्ट उस पे अमल करेंगे। सर इस एक्ट में सबसे बड़ा तो ये पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हो गई थी। बिल्कुल सूरज, तुमने सही कहा है। इस एक्ट में उन्होंने कहा था कि 2 मुल्क बना दिए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। और सरताज तुमने भी सही कहा है कि इस एक्ट में ये कहा गया था कि जब तक के 2 मुल्क आज़ाद, जब तक के 2 मुल्क अपना कानून नहीं बनाते वो इंडियन एक्ट 1935 को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। अभी क्या था कि ये जो इंडियन एक्ट 1935 इंडिया और पाकिस्तान को मिला तो उसमें 31 मार्च 1948 तक दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान इसमें अमेंडमेंट चेंजेस कर सकते थे। तो इसमें चेंजेस जो है वो कब तक कर सकते थे? मार्च 1948 तक। और इसके चेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने गवर्नर जनरल को दी थी। जैसे कि पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था पूरे हिंदुस्तान का, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी गवर्नर जनरल थे जिन्होंने आज़ादी भी दी। तो इसी तरह फिर जब 2 अलग मुल्क बने तो एक इंडिया और एक पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने और फिर उनके पास ये पावर था कि वो मार्च 31 1948 तक इंडियन एक्ट को तरमीम कर सकते हैं। तो उन्होंने जस्टिस नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त के जस्टिस थे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी की थी कि इसके सेक्शन 8 में तरमीम कर दें और इसको पाकिस्तान के केपेबल बनाए, एबल बनाए कि हम इसको पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, आर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर हम इसको रख सकें। बेटा ये आई को याद करें, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, आर्जी आइन, जब तक के पाकिस्तान अपना आइन नहीं बनाता। तो पाकिस्तान को करीबन कोई 9 साल लगे अपना कानून बनाने के लिए, तो तब तक पाकिस्तान ने इसी आर्जी कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया है, इंडियन एक्ट 1935 को। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी जो अपना बात उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में की वो थी बाई फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कौन एनालाइज करेगा? बाय फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं, कोर्स आउटलाइनिंग देखते ना तुम? Act of 1956. बिल्कुल ठीक है। हम पढ़े पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को।
पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री या पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है या पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, हम आज उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब तक पाकिस्तान अपना कानून नहीं बनाता वो इंडियन इंडियन एक्ट 1935 को यूज करेगा, और उसके बाद इसी एक्ट के तहत पाकिस्तान और इंडिया को बाई फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी गई। बाई का मतलब क्या है? बाई का मतलब है टू। वेरी गुड। तो बाई का मतलब क्या है? टू। फंक्शनल मीन्स फंक्शंस, कि एक की ऐसी असेंबली जिसके दो फंक्शंस होंगे, एक लेजिस्लेशन और दूसरा जो है इसका होगा एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर ये काम करेगी। तो अब ये कि लेजिस्लेशन क्या है, कि जैसे आपकी नेशनल असेंबली है आज हमारे पास, तो ये एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पहला फंक्शन इसका क्या होगा कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर काम करेगी, और दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी के तौर पर काम करेगी। शुरुआत में पाकिस्तान जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 11 अगस्त 1947 को कायदे-ए-आज़म इसके प्रेसिडेंट बने, तो तब 69 मेंबर थे इसके, फिर 10 और एडिशनल मेंबर बढ़ा दिए गए, तो टोटल जो है वो 79 मेंबर की एक कैबिनेट बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ओके, क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। अब इसमें जो ये आपकी 31 मार्च है 1948, तब तक गवर्नर जनरल के हाथ में होता था कि वो इस एक्ट को चेंज कर सकता है, और 31 मार्च 1948 के बाद अब गवर्नर जनरल नहीं बल्कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये उस एक्ट को, इंडियन एक्ट को चेंज करेगी, या फिर वो एक नया कानून लाएगी। उसको जो टाइम दिया गया उस टाइम के रहते हुए वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकती है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तीन चीजें हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फिर आपका इंडियन एक्ट 1935, और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। यस इसके वीडियो लेक्चर मैं आपको बाद में भेज दूंगा। क्यों शो नहीं हो रहा? चलें जी बेटा, ये पिक्चर है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब वो बनी थी 11 अगस्त 1947 को। ओके, चले जी। पाकिस्तान के पास टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस रहे हैं, 1956 का, 1962 का, और करंटली जो हमारे पास चल रहा है दैट इज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये अभी भी चल रहा है, जबकि ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये पाकिस्तान के अभी कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं थे, लेकिन इनका एक फेज रहा है। उस फेज में ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पाकिस्तान इनके मुताबिक जो है स्टेट के अफेयर्स रन करता रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने के लिए पहले हम चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मजमुआ होता है बेसिक लॉज का, बेसिक रूल्स का, और रेगुलेशंस। कोई भी आप एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हो उसके लिए जो रेगुलेशंस, उसको रेगुलेशंस कहेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हम जब डिफाइन करते हैं एक स्टेट के लिए, कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को हम चलाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने जो लोग हैं उनकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और उनमें डिसिप्लिन आना चाहिए एज अ नेशन के तौर पर, और मुल्क में अमन होना चाहिए, और हर कोई अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजार सके। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। हर मुल्क के लिए एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखिए, शुरुआत की बात करें तो पहले फैमिली यूनिट्स हुआ करते थे।
तो उसके बाद एक बहुत बड़े कबीले बने। जब फैमिलीज बन गई तो उसके बाद फिर कबीले बने, ट्राइब्स, जिनको आप विलेजेस भी कह सकते हैं। फिर ये जब विलेजेस कंबाइन हुए तो फिर एक किंगडम्स बनी, फिर राजा और महाराजाओं का दौर चला। अभी जो पहली स्टेजेस हैं वो कहीं कहीं एग्जिस्ट करती हैं, कहीं नहीं करती, लेकिन मोस्टली जो है यहां पर स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं यहां पर। तो इन स्टेट्स को रन करने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स। आइन होता है ना, कानून बस जी, कॉन्स्टिट्यूशन आइन होता है ना, मतलब स्टेट ऑफ कानून, रूल्स। आइन होता है, ये रूल्स कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है जो डिटरमाइन करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास पावर्स क्या होंगे। या अगर कोई एक गवर्नमेंट का इदारा है, जैसे आर्मी है, जैसे आपकी पुलिस है, जैसे आपकी हायर एजुकेशन कमीशन है, तो उसका और गवर्नमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा। और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनके राइट्स क्या हैं। अगर कोई मिनॉरिटी रह रही है तो उसके राइट्स क्या हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया जाता है कि चाहे इंडिविजुअल हो, स्टेट हो या आपका इंस्टीट्यूट हो, उनकी लिमिट्स को डिफाइन करने के लिए कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सी लिमिटेशंस, कौन से सिटीजन्स के लिए राइट्स हैं, वगैरह वगैरह। जाहिद, Yes, sir. please try to come on time. Okay, let's continue. Okay, what are the sources of Constitution of Pakistan? Do you have an idea? No, sir. Okay, प्रीवियस आइन्स। bilkul. Okay, let's talk about the sources of the constitutions of Pakistan. The constitutions of Pakistan, I'm not talking about an individual constitution, I'm talking about all constitutions, plural as. Okay, तो constitutions of Pakistan जो है उनकी sources कहाँ हैं, कि किन चीजों को देखकर पाकिस्तान का constitution बनाया जाता है। The Holy Quran, the Holy Book, and the Sunnah, the saying of the Prophet, peace be upon him, and the objective resolution. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बेसिक सोर्सेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये दो हैं। बेसिक सोर्सेस ये दो हैं। तो इन दो चीजों को देखकर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। या फिर कोई अमेंडमेंट होती है तो तब भी ये देखा जाता है कि क्या ये कुरान और सुन्नत के मुखालिफ तो नहीं है। अगर कोई ऐसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो, अपोजिट हो, तो उसको रिपेल, मनसूख या अमेंड कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक सोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? होली कुरान और सुन्ना। देन फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फिर थर्ड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो तीसरी प्रायोरिटी जो है वो सोर्स की क्या है, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आगे कवर करेंगे। यहां तक समझ आ गया? होता क्या है? यस सर। बेटा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आगे वाली स्लाइड में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट है, तो हम इसको आगे कवर करेंगे। ओके सर, सुन्ना किसे कहते हैं? किसको? सुन्ना प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो सेइंग्स हैं, कोल्स हैं, एडेज हैं, जो बात उन्होंने कही है उसको कहते हैं। ओके सर, क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। यस सर। अभी देखें बेटा कि पाकिस्तान को आर्जी तौर पर आइन तो दिया गया कि आप जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तब तक जो है आप इंडियन एक्ट 1935 को यूज करें। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया हुआ नहीं था, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। पाकिस्तान इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था। तो डेफिनेटली फिर कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, काइंडली म्यूट योर माइक्स।
अपनी माइक्स को म्यूट कर दें ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर आए। आपकी आवाज जो है मुझे सुनाई दे रही है तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। म्यूट कर दें, फिर जब आपको कोई बात पूछनी हो तो अनम्यूट करके फिर आप पूछ सकते हैं। अब म्यूट है सबके। ठीक है जी। हाँ, तो चले अब बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसका मकसद क्या था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है पाकिस्तान का, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ी होंगी ना सूरज? यस सर, नो डाउट। ओके, हाँ जायद क्या कहते हो? कुछ तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, कुछ तो चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे ना? Yes, sir. Absolutely. एब्सोल्युटली। यस सर, मल्टीपल सिनेरियोस हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चैलेंजेस थे। तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चैलेंजेस था वो कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, कि जो आइन बनाया जाएगा पाकिस्तान के लिए, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। जैसे हम कहते हैं ना अच्छा इंसान और बुरा इंसान, ये क्या है? ये ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर और वैल्यूज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस्लामिक होगा या आपका अन इस्लामिक होगा। अन इस्लामिक मीन वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस्लामिक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड फ्रॉम द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इस्लामिक प्रिंसिपल कौन से? कुरान एंड सुन्ना। तो उनके प्रिंसिपल की बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा कि या फिर बरतानिया, अमेरिका, उनके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक बनाया जाएगा। तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सेक्युलर बनेगा या फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सेक्युलर नहीं बनेगा, तो ये देखना लाजमी था कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा बनना चाहिए। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन के पास ये थी कि वेस्टर्न होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान के पास सवाल ये था कि पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, क्या सेक्युलर होगा या नॉन सेक्युलर होगा। तो ये एक चैलेंज ये था। फिर क्योंकि पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के साथ जियोग्राफिक इश्यूज भी थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो थी उन्होंने पाकिस्तान को फुली तौर पर ज्वाइन नहीं किया था। जैसे खान ऑफ कलात जो बलूचिस्तान वाले थे, बलूचिस्तान वालों ने 1971 में पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की थी। इसी तरह आपकी भावलपुर है, खैरपुर स्टेट है और सवात की स्टेट है। तो जो भी स्टेट्स पाकिस्तान में शामिल हुई, प्रिंसली स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, जो पहले हम पढ़कर आए हैं, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये तो बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी ना, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो ऐड होंगी तो उनको किस तरह ऐड किया जाएगा, तो ये भी एक उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस थी। अगर पाकिस्तान जो है वो 3 सूबों में बनता है, 4 सूबों में बनता है, तो हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह देंगे। मतलब कि अगर ईस्ट पाकिस्तान का प्रोविंस की बात करें तो उनको सीटें कितनी मिलनी चाहिए नेशनल असेंबली में। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन का इशू भी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास। और फिर लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, इसकी हम बात कर चुके हैं जब हम उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पढ़ रहे थे। तो यहां पर मैंने जो है क्या कहा था, कौन बताएगा इसको? टॉपिक को हमने कैसे लिखा था जी? उर्दू बंगाली कंट्रोवर्सी। उर्दू बंगाली कंट्रोवर्सी, बिल्कुल तीशा तुमने सही कहा। अब हम तब बात की थी उर्दू बंगाली कंट्रोवर्सी के वेस्ट पाकिस्तान वाले कहते थे कि उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जबान बनाओ, जबकि आपके ईस्ट पाकिस्तान वाले कहते थे कि बंगाली को पाकिस्तान की कौमी जबान बनाओ, या फिर दोनों को बराबर का स्टेटस दे दो, इक्वल स्टेटस दे दें, ताकि दोनों जो है पाकिस्तान की कौमी जबानें बन जाएं। तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पास ये जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी है ये भी थी। और फिर इसी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी के वजह से जो है वो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से सेपरेट भी हुआ था। उसकी काजेज की हम बाद में बात करेंगे। तो और उसके बाद फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थोड़ा सा इनको फर्क को समझ लेते हैं। देखें, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे आज यूएस में है, अमेरिका में, तो वहां पर आपने अक्सर जब भी देखा होगा वहां पे सिर्फ आपने प्रेसिडेंट देखा होगा, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। देखा है कभी अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर? नो सर, नहीं देखा No, ना sir. क्योंकि वहां पर है बेटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पर आपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों देखे हैं ना,
Yes, यस जी सर। सर। यस सर। तो ये जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये देखना था कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट जो होगी वो प्रेसिडेंशियल होगी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो पाकिस्तान के जो दो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिसमें 1956 और 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री था, और फिर 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है तीनों में से जो सेंटर में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन स्लाइड में, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे अयूब कॉन्स्टिट्यूशन या अयूबियन कॉन्स्टिट्यूशन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम। ऑल इज सर क्लियर? इसमें फायदे और नुकसान हैं वैसे? हाँ, वो उसकी बाद में बात करते हैं, जब इन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम पहुंचेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है बेटा, ऑल इज क्लियर नाउ? जी ओके सर। सर। यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। ओके, अगर कोई बात समझ ना आए तो काइंडली मुझसे पूछ लें। नाउ यू वर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये आपकी 12 मार्च को लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, उसने क्या करना था? कानून बनाना था, है ना? जी सर। यस एक कानून बनाना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब देखें, जब भी आप ऐसे लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं, ऐसा ही है? जी सर। और जब भी आप ऐसे लिखते हैं आप एक आउटलाइन बनाते हैं, है ना? जी सर। यस सर। उस ऐसे में आप जो आउटलाइन बनाते हैं ना, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। वो आपके ऐसे के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मैंने इन इन बातों पे बात करनी है ना? इन इन पॉइंट्स को मैंने लिखना है। तो इसी तरह सबसे पहला काम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था वो 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इन्होंने पास किया था। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? एक पॉइंट कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, इसको पाकिस्तान का प्रीएम्बल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, वहां पे मैं आपको ये समझाता हूं। तो सोवरेनिटी सर बुलेट पॉइंट में था कि हमें इसका कानून बनाना है। जी सूरज सर मैं कह रहा हूँ मतलब ये डिटेल में नहीं लिखा था, ये लिखा था कि हमें इस पे फोकस करना है। हाँ बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइन समझें इसको, इसके एम्स थे। यस सर। जब भी आप अपनी प्लानिंग करते हैं सीएसएस की एग्जाम की, तो आप एक शेड्यूल बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, अपने एम्स लिखते हैं। तो एथिक्स वालों को हमने पढ़ाया था पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। जी सर। तो वो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्या है? आपकी लाइफ का है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ये मिशन स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन इन इन चीजों को अचीव करेगा। तो पहली बात क्या है कि सोवरेनिटी जो है, जो रूलिंग अथॉरिटी है, पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली अथॉरिटी है जो है, वो अल्लाह के हवाले कर दी। नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियरली समझते हैं। फिर पाकिस्तान में जो है वो कौन सी डेमोक्रेसी होगी? इस्लामिक डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी कि सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। तो आधे मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए और आधे हिंदू जो है वो पाकिस्तान में रह गए। तो ये जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो उसकी वजह से मिनॉरिटीज वहां भी है, यहां भी है। तो उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। और गवर्नमेंट का फॉर्म कौन सा होगा? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। और उसके बाद जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू एसोसिएशन है, आप पार्टी बना सकते हैं। राइट टू प्रोपेगेशन है, आप कोई भी अपना लेक्चर ऑनलाइन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल सकते हैं। ये प्रोपेगेशन है, यू आर प्रोपेगेटिंग योर आइडियाज, प्रोमोटिंग योर आइडियाज। तो ये आपकी फंडामेंटल राइट्स है। एजुकेशन इज योर फंडामेंटल राइट, हेल्थ, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आपका रिलीजन एडॉप्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है, वर्शिप करना मंदिर या मस्जिद में जाकर आपका फंडामेंटल राइट है। तो क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हैव यू क्लियर दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? यस सर। सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्लियर हो गई?
Yes, जी sir. यस चलें जी। बेटा ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो सोवरेनिटी वाला जो पहला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम। सोवरेनिटी ओवर इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह अलोन। अब जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की जो अख्तियार है, जो पावर्स है, दैट बिलोंग टू द गॉड अलमाइटी अल्लाह, उनके पास है। अभी देखें कि क्या अल्लाह पाकिस्तान का सदर और प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, नो सर। क्योंकि गॉड विल नॉट बी रूलिंग द स्टेट एज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर रूलिंग। तो क्या है? द गॉड हैज डेलीगेटेड हिज पावर ऑफ रूलिंग द स्टेट टू द पब्लिक। ठीक है, और फिर अथॉरिटी जो है ये चली जाती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, जिसको आप MNAs और MPs कहते हैं। तो पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाने का अख्तियार अल्लाह के पास है। फिर अगर पाकिस्तान की बात करें तो अल्लाह ने अवाम को राइट दिया हुआ है कि वो वोट के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स इलेक्ट करें और गवर्नमेंट चलाएं। ठीक है, यस सर समझ आ गया? जी सर। अभी क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो यहां पर जो सोवरेनिटी है आपकी बिलोंग्स टू अल्लाह। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, तो सोवरेनिटी द रूलिंग अथॉरिटी बिलोंग्स टू पब्लिक, वो डायरेक्ट पब्लिक की बात करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। और फिर he has delegated his sovereignty to the people of Pakistan, and people of Pakistan can rule the state through their elected representatives MNAs और MPs जो नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठते हैं। तो इस तरह पूरी पाकिस्तान का निजाम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल रही होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. जी सर। चलें जी। देखिए बेटा, हमने बात की सी चैलेंजेस की है ना, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने इनको कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है। बात समझ आ गई दिलबर? सर दिलबर की मोबाइल का मसला हो गया है, आवाज हम साथ बैठे हैं, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो सर आपकी मोबाइल से को ऐड कर लें। आपकी मोबाइल से भी रिप्लाई कर सकता है। सर अभी ऐड कर लें, वो दूसरी बार ब्रेक आया है। कर दिया। इट्स ओके, इट्स ओके। लेट्स कंटिन्यू। हम बात करते हैं कि किस तरह जो है ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की बनी थी उसके मसाइल को किस तरह सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, चलें जी बेटा। देखें अभी ये पॉइंट देखें। अब सोवरेनिटी किसको बिलोंग करती है? अलमाइटी अल्लाह को। डेमोक्रेसी करते हैं। देखिए, हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी कौन सी होगी? इस्लामिक डेमोक्रेसी होगी। तो पाकिस्तान में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने सजेस्ट किया कि हमारी भाई वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं होगी, यहां पर सेक्युलर गवर्नमेंट नहीं होगी, यहां पर इस्लामिक गवर्नमेंट होगी या नॉन सेक्युलर गवर्नमेंट होगी, और हमारी जो डेमोक्रेसी होगी दैट वुड बी द इस्लामिक डेमोक्रेसी। अब इस्लामिक डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम होता है। कभी आपने सुना है कि कोई मिनॉरिटी से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना हो? नो सर। नो सर। बिकॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि वी आर फॉलोइंग द इस्लामिक डेमोक्रेसी। नाउ अब क्योंकि मिनॉरिटीज हमारे साथ रहती हैं तो उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि दे आर इक्वल सिटीजन्स। जैसे मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, वैसे जो पाकिस्तान के मिनॉरिटीज हैं वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। दे आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ओके,
तो यहाँ पर जो बात है रिलीजन की, ये रिलीजन की बात उन्होंने सॉल्व कर दी। यहाँ पर उन्होंने किस बात पर फोकस किया है? रिलीजन पर फोकस किया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर उन्होंने चूज किया है दैट इज इस्लामिक कैरेक्टर है। अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनको इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशंस कहेंगे, वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस या सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? जी सर। चले आगे चलते हैं। बेटा आप देखें इसी के साथ के इसकी एग्जांपल देखें। देखिए एक है बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया। क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने पेश की 12 मार्च 1949 को, 12 मार्च 1948 को, तो तब उन्होंने एक कैबिनेट बनाई, बोर्ड बनाया, उसका नाम था तालीमात इस्लामिया। इसमें 22 उलमास थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे, और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो पहली रिपोर्ट आई, जो बेसिक प्रिंसिपल की जो पहली कमेटी थी, उन्होंने इनसे एडवाइस ली थी। अब ये बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया क्या था? ये था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इनसे एडवाइस लेना है कि ये जो हम बात रख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अन इस्लामिक तो नहीं है, अन इस्लामिक तो नहीं है, ये कुरान और सुन्ना सोर्सेस, कुरान और सुन्ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस के अगेंस्ट में नहीं है। ये तो उल्मा ने बताना था ना। तो इस वजह से उन्होंने बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया के नाम से एक बोर्ड बनाया जिसमें 22 उलमास थे, और उनका काम क्या होता था कि अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो जी इस्लामिक होगा, सुन्ना के हिसाब से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर जो है वो डिफाइन करना, उसको प्रिजर्व करना और उसको आंच ना आने देना, उसको प्रोटेक्ट करना, जो दूसरे लफ्जों में, वो किसका काम होगा? तालीमात इस्लामिया का। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं 3, उन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात की गई है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बल्कि दूसरे और तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये थी। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में थी लेकिन थोड़ी वेग सी, क्लियर नहीं थी, बात क्लियर नहीं थी। तो यहां पर उन्होंने क्या बना दिया? एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बना दी। अभी भी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, हमारी असेंबली का हिस्सा है, जो नेशनल असेंबली है हमारी, उसका हिस्सा है। जब भी कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है तो वो देखते हैं कि ये हमारी जो बेसिक सोर्सेज हैं कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट में तो नहीं है। सपोज मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं एज की, मैरिज एज की बात करें तो 2019 में एक डिबेट चल रही थी पाकिस्तान में एज को लेकर कि शादी की जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और 18 साल से प्लस होनी चाहिए। 18 साल से कम होगी तो वो फिर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगा या इलीगल हो जाएगा। अब फिर उस पर इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल ने कहा था कि ये जो 18 साल की एज है, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एज डिफाइन नहीं की गई है, बल्कि मेच्योरिटी को डिफाइन किया गया है। तो आप मेच्योरिटी को काउंट करें, जिसे प्यूबर्टी भी हम कहते हैं, प्यूबर्टी को काउंट किया जाए, ना कि एज फैक्टर को। तो ये इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल ने ये इनपुट दिया था। तो क्यों दिया था? क्योंकि दे आर रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कौन सा कैरेक्टर? इस्लामिक कैरेक्टर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। चले जी, मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दूं। जी बेटा, अभी देखें कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसमें यह कहा गया था कि जो भी स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स एक्सीड होंगी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी, और वो जैसे वो हमने इंडियन एक्ट 1935 को पढ़ा था कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगी, इसी तरह वो एक एग्रीमेंट साइन करके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनेगी। और ये है कि आपकी जो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे दे विल बी इलेक्टेड,
इलेक्टेड, सेलेक्टेड नहीं होंगे, इलेक्टेड होंगे। वो वोट के जरिए आएंगे, आवाम के वोट के जरिए आएंगे। दे विल बी इलेक्टेड। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलें जी, अब देखें, ये जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फेस करने वाली, अब यहां पर क्या हुआ, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनी और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 28 सितंबर 1950 को 28 सितंबर 1950 को पहली रिपोर्ट पेश की। पहला ड्राफ्ट, रफ कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पेश किया। तो उस रफ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में उन्होंने जो लैंग्वेज बताई कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी दैट वुड बी जी उर्दू। अब देखें, इसमें बंगाली को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया या एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है जी। जी सर। चलें, अब देखते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है BPC? ये बेटा बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है। देखिए ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुई थी, तो कब पास हुई थी, 12 मार्च 1949 को। तो उस वक्त उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का काम क्या था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी गई है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्टडी करते हुए इसकी डिटेल रिपोर्ट बनाए, इसकी डिटेल रिपोर्ट बनाए। तो उसको क्या कहेंगे, उस कमेटी को बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। प्रिंसिपल्स मतलब उसूल। तो बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए, ऐसी एक कमेटी बनाई गई थी। क्लियर हो गया? जी सर। चलें जी, अब देखते हैं कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सा था। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल जो है आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा कि अब जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा दैट वुड बी द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये कर रहे थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है जी सर। चलेंगे सर एक में तो ये बना था ना प्रेसिडेंटल। हाँ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था ना, वो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन माशाल्लाह लगाया गया था। एंड माशाल्लाह में जो आपका मिलिट्री डिक्टेटर या रूलर होता है वो अपनी विल चलाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, वो अपनी विल को फॉलो करता है। व्हाट ही रिक्वायर्स वो उसी को फॉलो करता है। ठीक है जी। ठीक है सर। बेटा देखें कि आपकी 11 अगस्त को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ना। जी सर। तो फिर क्या हुआ कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट पेश होने वाली थी। तो क्या हुआ कि 16 अप्रैल को ख्वाजा नाजिमुद्दीन, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर को मोहम्मद अली बोगरा, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल ने उसकी गवर्नमेंट 16 अप्रैल 1953 को डिसॉल्व कर दी, उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया। फिर वो लेकर आए मोहम्मद अली बोगरा को प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने किसको बनाया, मोहम्मद अली बोगरा को। और फिर उन्होंने एक फार्मूला दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, या इसे मोहम्मद अली फार्मूला भी कहते हैं हम, या बोगरा फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो उनको किस तरह हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला उन्होंने 7 अक्टूबर 1953 को दिया था। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, जी सर। चलें जी। अब इस फार्मूले में था क्या, इसने कहा कि जो हमारी पार्लियामेंट होगी वो 2 हाउसेस पे डिपेंड करेगी, एक अपर हाउस UH और दूसरा आपका लोअर हाउस, ठीक है, LH। तो ये एक अपर हाउस पे डिपेंड करेगी और एक लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि आज जिसे हम सेनेट कहते हैं, अपर हाउस सेनेट पे और लोअर हाउस नेशनल असेंबली में बाइकैमरल होगी।
तो ये कौन सी पार्लियामेंट देख रहा था लेजिस्लेशन? बाइकैमरल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो उसमें 10 सीटें जो है वो 10 मिनिस्टर्स जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से होंगे, तो 40 सीटें जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से होंगी, यानी कि जहां पर हम रह रहे हैं आज वो वाली। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को 10 सीटें और वेस्ट पाकिस्तान को 40 सीटें होंगी। और इसी तरह जो लोअर हाउस था यानी कि नेशनल असेंबली, उसमें टोटल सीटों की तादाद उन्होंने 300 रखी, मोहम्मद अली बोगरा ने। तो टोटल सीटों की तादाद इन्होंने 300 रखी और इन 300 में से 165 जो सीटें हैं वो इन्होंने रिजर्व की थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए, और बाकी 135 जो सीटें बचती हैं वो उन्होंने कहा था कि वेस्ट पाकिस्तान वालों को मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? देखें अभी क्योंकि बांग्लादेश और ये कंट्रोवर्सी जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में चल रही थी, उनका एक सॉल्यूशन था, जो रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज आ रहे थे वो उनका एक सॉल्यूशन दे रहा था मोहम्मद अली बोगरा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आसानी हो, क्योंकि यही चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनने वाली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये आपकी नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, आपकी गवर्नमेंट की बॉडी है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है। तो इनके जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी वो उनमें एक क्लेश आ रहा था, ठीक है जी। तो इन क्लेश को रिजॉल्व करने के लिए फिर ये मोहम्मद अली बोगरा ने फार्मूला, मोहम्मद अली बोगरा ने कहा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से बनाते हैं ना, तो प्रेसिडेंट फिर आप वेस्ट पाकिस्तान से बनाएं, ठीक है। और अगर प्राइम मिनिस्टर आप वेस्ट पाकिस्तान से बनाते हैं तो प्रेसिडेंट कहां से बनेगा? ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट बंगाल। बिल्कुल, इसको वाइस वर्सा करेंगे, यानी कि एक सूबे से आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो दूसरे सूबे से आपका प्रेसिडेंट होना चाहिए, ताकि दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिले, ईस्ट पाकिस्तान को भी और वेस्ट। क्लियर हो गया सर? वाइस वर्सा की यहाँ पे और कोई कंडीशन शायद होगी तो इसीलिए वाइस वर्सा रखा है या नहीं? नहीं, वाइस वर्सा का मतलब है कि ईस्ट की जगह वेस्ट का भी बंदा आ सकता है, वेस्ट की जगह ईस्ट का बंदा भी आ सकता है, इसका मतलब वाइस वर्सा का यही है। ठीक है बेटा, चले जी। अब ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है या सेंट्रल आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसको प्रेसिडेंट के पास पावर होंगे कि वो डिसॉल्व कर सकेगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट सही काम नहीं कर रही, मुल्क को सही नहीं चला पा रही, जैसे अपोजिशन आजकल इमरान खान के बारे में कहती है कि आप असेंबली को डिसॉल्व करें और घर चले जाएं, तो पावर किसके पास होंगे? तब की बात है, तब इन्होंने 1953 में मोहम्मद अली बोगरा ने सजेस्ट किया था कि ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होंगे, ठीक है। अभी भी है ना सर? बेटा अभी नेशनल असेंबली के पास है, ये नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास लैंग्वेज का इशू भी आ रहा था, कौन सी कंट्रोवर्सी थी? उर्दू बंगाली। उर्दू और बंगाली कंट्रोवर्सी। तो बेटा इसने सजेस्ट किया था कि बायलिंगुअल होना चाहिए, जो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेजेस है वो बायलिंगुअल होना चाहिए, दो जबानें होनी चाहिए, बंगाली भी हो उर्दू भी हो, ताकि लैंग्वेज कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। यस सर। क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। चले जी। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। देखिए पहली हम जो जितनी बातें करके आए हैं ये सारी की सारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि 11 अगस्त 1947 को बनी थी, जिसने पाकिस्तान का कानून बनाना था। लेकिन क्या हुआ कि वो कानून नहीं बना पाई और उसको खत्म कर दिया गया, और उसके नतीजे में सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई 24 अक्टूबर 1954 को। किसने किया? पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। आजाद डिसॉल्व क्यों किया? बेटा ये जो है दो जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें।
एक है प्रोडा एक्ट, इसको कहते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि जो गवर्नर जनरल है गुलाम मोहम्मद, ये जो जीएम साहब है, ये जीएम साहब के पास पावर था कि जो मिनिस्टर्स करप्शन करते हैं ना उनको निकाल सके। क्या था? पावर उनको निकाल सके। हाँ बिल्कुल, इसके पास पावर था कि जो करप्ट मिनिस्टर्स हैं उसको निकाल सके। जैसे आज आजकल इमरान खान करप्शन कहता है कि जो नेब है वो पकड़े इनको, तो उस वक्त नेब तो नहीं थी पाकिस्तान में, तो ये पावर किसके पास थे? गवर्नर जनरल के पास थे, जिसका नाम था गुलाम मोहम्मद। और उसके पास एक कुछ आर्टिकल्स के तहत और भी पावर्स थे, वो थे आपके आर्टिकल 9, 10, 10A और 10B। इन आर्टिकल्स के तहत गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसी भी असेंबली को, प्राइम मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकता था। देखें अभी पिछली स्लाइड पर जाएं, उसमें हमने मोहम्मद अली बोगरा की बात की और हमने कहा कि उसको 16 अप्रैल को गवर्नर जनरल, तीसरे गवर्नर जनरल इसी गुलाम मोहम्मद ने निकाल दिया और उसकी जगह पर लेकर आया मोहम्मद अली बोगरा को। तो इसके पास जो है आर्टिकल 9, 10, 10A, 10B के तहत पावर थे कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता था या प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था। अब हुआ क्या कि मोहम्मद अली बोगरा जो है वो 20 सितंबर 1954 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बिल पेश करके उसे पास करवा रहे थे, जिससे क्या होता है कि इसके पास जो पावर थे ना वो खत्म हो जाते हैं। तो गवर्नर जनरल के पास जो पावर्स थे वो खत्म हो जाते हैं। तो जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ये देखा कि ये मेरी टांगें खींचने में लगे हुए हैं, तो उसने क्या किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसकी टांगें खींच ली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व का मतलब है खत्म कर देना, ठीक है जी। फिर उस वक्त पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस डिसॉल्व पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वक्त जो इसका स्पीकर था वो मौलवी तमीजुद्दीन था। जैसे अभी कासिम सूरी है और असद कैसर है, तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। तो उस वक्त स्पीकर जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? मौलवी तमीजुद्दीन। फिर मौलवी तमीजुद्दीन जो है 7 नवंबर 1954 को 7 नवंबर 1954 को एक पटिशन लेकर गया सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि गवर्नर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसके पास पावर्स नहीं है। जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, तो वो फिर ये केस लेकर चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, पुराने दौर में से फेडरल कोर्ट कहा जाता था, वफाकी अदालत। तो ये फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट के पास ये अपना केस लेकर गया और फेडरल कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल के पास पावर नहीं है, एक बात कि उसके पास पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करे। दूसरी बात यह है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम यह था कि कानून बनाए, लेकिन अभी तक 1947 से लेकर 1954 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पाकिस्तान के लिए कानून नहीं बनाया। तो गवर्नर जनरल ने जो किया है वो सही है, ठीक है। और तीसरी बात इसको ये कही गई गवर्नर जनरल को कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सेकंड है वो बनाने के लिए इलेक्शंस करवाएं। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाने के लिए जो है वो इलेक्शन हुए। 28 मई 1955 को सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई, ठीक है। हेलो जी सर क्या बताइए? जी सर। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए फेडरल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं। तो वो इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो जीत गई मेजॉरिटी सीट के साथ, और मुस्लिम लीग ने 26 सीटें जीती, अवामी लीग ने 13 सीटें जीती, और फिर इसके यूनाइटेड फ्रंट वालों ने 16 सीटें जीती, और बाकी पार्टीज ने सीटें जीती। टोटल सीट जो थी वो थी 80। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल सीट्स कितनी थी? 80। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैंने बताई थी कि पहले 69 थी
और फिर उसके बाद 10 जो है वो बढ़ाकर उन्होंने 79 कर दी थी। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने सीटें कितनी रखी? 80। तो 80 सीट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। बेटा ये क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। यस सर। जी सर। अब मुझे कौन बताएगा कि मौलवी तमीजुद्दीन का केस क्या था और ये कौन थे? हाँ जी सर ये स्पीकर था ना? स्पीकर। बिल्कुल, ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जब उसे डिसॉल्व किया गया तो उस वक्त इसका स्पीकर था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। वेरी गुड। चलें जी, अब मुझे बताएगी सुरक्षा। सुरक्षा, जी सर। आप मुझे ये बताएं कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए जो इलेक्शंस हुए थे जी। वो इलेक्शन किस पार्टी ने मेजॉरिटी में जीते थे? सुरक्षा सर ये मुझे समझ में नहीं आया। सर मैं बताऊं सर? बता दें, बता दें। वेरी गुड। सर मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने, ठीक है, वेरी गुड। तो मुस्लिम लीग ने ये इलेक्शंस जीते थे, ठीक है। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो मेन काम किया था दैट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पाकिस्तान का पहला आइन बनाया था, ठीक है बेटा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पाकिस्तान का पहला आइन बनाया था। तो ये आइन जो है वो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान में इन्फोर्स किया गया था, इफेक्टिव किया गया था, या इसे नाफिज किया गया था, या अमल में लाया गया था, जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड यूज करें। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया पाकिस्तान में? 1956। 1956 को 23 मार्च को। ओके, चले जी आगे चलते हैं। यस सर। अब देखें, हमने पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चैलेंजेस की बात की थी, तो वो चैलेंजेस जो है किस तरह जो कॉन्स्टिट्यूएंट पाकिस्तान कानून बनाने से पहले जो मसाइल पाकिस्तान को कानून बनाने में आ रहे थे वो कौन से थे। तो ये वो प्रॉब्लम्स थी जो पाकिस्तान को आ रही थी। अब देखते हैं कि हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या इन मसाइल को हल किया, अगर किया तो किस तरह किया है। समझ आ गई बात? सर एक चीज पूछनी है सर जी। सर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सर जो डिसॉल्व हुई थी वो हाँ। सर 24 अगस्त 1954 को हुई थी ना सर? 24 अक्टूबर 1954 को। ठीक है सर, बेटा थैंक्स। अपना ये डेट्स वगैरह नाम और ये सारी चीजें ना पूछें। ये जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपको मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके ओके सर। अभी आप समझने पर फोकस करें, क्योंकि अभी आप समझेंगे तो बाद में जब ये वीडियो लेक्चर आपके पास आएगा तो और बेहतर नमूने से समझ आएंगे। ठीक है जी। सर अभी 5 मिनट ब्रेक कर लें? और मुझे पानी पीता देखकर याद आया। यस सर। कर ले सर। जी बेटा। सर ये जब सारी माइकें ऑन हो रही है ना तब आपकी जो माइक में ना वो मसला हो रहा है, हमें आवाज कम सुनाई दे रहा है। बेटा इसीलिए मैं कह रहा था बाकी स्टूडेंट से कि अपनी माइक्स जो है वो म्यूट रखें। सर हम सब ने म्यूट ही कर दी थी। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन पूछना है ना तो मैंने नाम लेना है, मैं नाम लेकर पूछूंगा। अगर मैं सुरक्षा से पूछ रहा हूँ, भारती से, वंदना से, सूरज से, सोहेल से, सोहेल कह रहा हूँ, सरताज से, तो मैंने जो है ना नाम लेना है। ठीक है, आप अपनी माइक म्यूट रखें। ओके सर। ठीक है बेटा, चलें। सर ब्रेक कर लें अभी? ब्रेक करें तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग। कब वापस आना है टाइम? बेटा 5 मिनट में वापस आए, 5 मिनट में आए। अभी 1:30 हुआ है सर। 1:35 पे सर। 35 पे, एग्जैक्टली 35 पे स्टार्ट करना है मैंने। ओके सर। ठीक है, आ जाएंगे सर वी आर हियर। टाइम थियो समझ गया हूं। ओके बेटा, वेलकम। लेट्स कंटिन्यू। जी सर। तो कहां पर हमने बात को छोड़ा था? सर ये नया आइन कैसे बना और उसने कैसे ये मसले सॉल्व किए? बिल्कुल, वेरी गुड। ओके दिलबर,
दिलबर? यस सर। ठीक है, आवाज करते रहो, मुझे पता चले। जिससे पूछना है, नहीं, जिससे मैं जवाब बिल्कुल। देना है वो। चलें बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन पहले की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने जो इश्यूज किस तरह रिजॉल्व किए थे देखते हैं। चलिए जी, यहां पर पॉइंट वही सेम है, डेमोक्रेसी और मिनॉरिटीज और सॉवरेनिटी, ये क्लियर है। ठीक है जी, चलें अब यहां पर जो है वो चेंजेस आ गए। देखें अब जियोग्राफिक में चेंजेस क्या आई कि एक वेस्ट पाकिस्तान के नाम से, अभी हमने बात की कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को कहा गया कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इलेक्शन करवाए और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग जीत गई। तो मुस्लिम लीग के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चौधरी मोहम्मद अली। तो चौधरी मोहम्मद अली ने 30 सितंबर 1955 को एक एक्ट इंट्रोड्यूस कराया जिसे हम वेस्ट पाकिस्तान एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान के सूबे थे उनको एक बना दिया गया और फिर ईस्ट पाकिस्तान को अलग से सूबा बना दिया गया। तो पाकिस्तान को इन्होंने ने 2 सूबों में बांट दिया। पहले तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है, आपका KPK है, पंजाब है, सिंध है, ये जो अभी 4 सूबे हैं। तो तब सिर्फ बलूचिस्तान नहीं था इस टाइम पे, तो 3 सूबे थे पाकिस्तान के और बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो जो पाकिस्तान को एक्सीड करने वाली थी और कर रहे थे, क्योंकि बलूचिस्तान ने 1971 में पाकिस्तान को ज्वाइन किया था एज अ प्रोविंस के तौर पर। तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब, सिंध और KPK को मिलाकर एक सूबा बना दिया और फिर ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक अलग से सूबा बना दिया। तो यहां पर जियोग्राफिक चेंजेस आ गए इस कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखें रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि इन्होंने नेशनल असेंबली में 300 सीटें रख दी, उसमें से 150 जो है वो इन्होंने दे दी ईस्ट पाकिस्तान को और 150 जो है इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को दे दी। क्लियर है सर? जियोग्राफी को तो रिपीट करें सर। बेटा जियोग्राफी में ये है कि पाकिस्तान के थे 4 सूबे। कितने सूबे थे? 4 सर। तो उन्होंने क्या किया कि 3 सूबों को मिलाकर, जो वेस्ट पाकिस्तान वाला है, उन 3 सूबों को मिलाकर उन्होंने एक सूबा बना दिया जिसे वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। इसी के नाम से इसका ये पड़ गया आपका वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और फिर वहां पर वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पहले वो ईस्ट बंगाल होता था, आपको पता है ईस्ट बंगाल होता था। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर, यस सर। जी और सर। एक आपकी चल रही थी साथ में कौन सी, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, है ना? तो इस जी सर। जी सर। किया बायलिंगुअल, जैसे वो मोहम्मद अली बोगरा ने सजेस्ट किया था कि 2 कौमी जबानें होनी चाहिए पाकिस्तान की, तो इन्होंने दोनों कौमी जबानें पाकिस्तान की बना दी। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि पाकिस्तान की उर्दू भी कौमी जबान है और बंगाली भी कौमी जबान है। मसला हल हो गया? यस सर। यस सर। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं और जो हमारा 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। बेटा नाउ कम्स टू द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बैकग्राउंड की बात करते हैं कि क्या हुआ। मैंने मजमूई तौर पर ये रख दिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये 8 जून 1962 में पाकिस्तान, इस कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान में इफेक्टिव इन्फोर्स या नाफिज किया गया। लेकिन हुआ क्या कि 7 अक्टूबर 1958 को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने, क्योंकि वो बीमार था तो उसने रिजाइन किया और फिर वो अपने गवर्नरशिप जो है वो 4th गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान का इस्कंदर मिर्जा, उसको पावर देके चला गया। और अब इस्कंदर मिर्जा ने अयूब खान से एडवाइस की कि मशवरा किया और फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया 7 अक्टूबर 1958
1958 को 7 अक्टूबर 1958 को माशाल्लाह लगा दिया। माशाल्लाह क्या है? आर्मी की हुकूमत, फौज की हुकूमत, यानी कि आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्मी का बंदा होता है। क्लियर है? सिविलियन रूल और यस सर। माशाल्लाह में यही फर्क है बेटा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो सिविलियन रूल चल रहा है। इमरान खान फौज के बंदे नहीं है, वो कभी कोई जनरल या ब्रिगेडियर या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे। तो अब हमारे पास जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट है। जब अगर यहाँ पर जो कमर जावेद बाजवा है, अगर वो पाकिस्तान के सदर बन जाए तो फिर वो गवर्नमेंट कौन सी कहलाएगी? वो माशाल्लाह गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है, माशाल्लाह। फिर इसी इस्कंदर मिर्जा को अयूब खान ने 20 दिन के बाद 27 अक्टूबर 1958 को उसने इस्कंदर मिर्जा को निकाल दिया। इस्कंदर मिर्जा लंदन में चला गया, उसको जलावतन कर दिया गया, मुल्क से बाहर निकाल दिया गया और वो बीमार रहा, हार्ट अटैक की उसके प्रॉब्लम थी और वो मर गया। इस्कंदर मिर्जा मर गया। जब वो मर गया तो उसने फाइनल जो वर्ड्स अपने वाइफ से कहे थे कि वी कैन नॉट अफोर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट सो जस्ट लेट मी डाई, तो मुझे मरने दो क्योंकि हम मेडिकल एक्सपेंसेस पे नहीं कर पा रहे। तो ईस्ट पाकिस्तान में इस्कंदर मिर्जा को दफनाया जाना था, लेकिन तब याया खान थे तो याया खान ने मना कर दिया था। तो उस वक्त ईरान के बादशाह जो है उन्होंने अपना पर्सनल जहाज भेजा और फिर उनको लेकर आए और उनको तेहरान में दफन कर दिया गया, ईरान के कैपिटल में। और ये जो है किंग जो है वो रजा शाह पहलवी थे ईरान के। तो रजा शाह पहलवी ने इस्कंदर मिर्जा को तेहरान में तदफीन करवाया था। चले जी, अयूब खान की बेटा बात करते हैं कि इसने जो है वो इस्कंदर मिर्जा को डिसॉल्व कर दिया, यहां तक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कमीशन की कि इस्कंदर मिर्जा ने एक कमीशन बनाई जस्टिस शहाबुद्दीन के अंडर में। इस कमीशन में 11 मेंबर थे, 5 ईस्ट पाकिस्तान से, 5 वेस्ट पाकिस्तान से और एक खुद ये जस्टिस शहाबुद्दीन था। तो हेड ये था और बाकी जो है 10 मेंबर और थे। तो ये 11 मेंबर एक कमीशन बनाई। इस कमीशन ने एक क्वेश्चनियर 40 क्वेश्चंस बनाए और उनकी कॉपीज करवाई। उनमें से 9000 कॉपीज उसकी इंग्लिश में करवाई गई और 19000 कॉपीज जो है वो उसकी उर्दू और बंगाली में करवाई गई। और इनको जो पढ़े लिखे लोग थे जैसे जर्नलिस्ट आपके और आपके जजेस वगैरह और इसी तरह आपके ब्यूरोक्रेट्स और आपके प्रोफेसर्स जो थे उस वक्त पाकिस्तान के एलीट और लिटरेट क्लास जो थी, उनसे जो है उन्होंने राय ली। ठीक है जी, चले जी। और टोटल जो है 6269 रिप्लाईज जो है वो इनको मिले थे। तो इसकी बेसिस पे जनरल अयूब खान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। क्लियर हो गया? चले जी, अब देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इश्यूज थे उसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या चेंजेस किए हैं। तो पहले में क्या चेंजेस क्या है? पहले में चेंजेस होंगे जी बेटा, पहले में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर आपके दूसरे में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और तीसरे में आपकी कोई चेंजेस नहीं है। और अब यहां पर चेंजेस हैं, देखें अब यहां पर हो गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि माशाल्लाह हुकूमत थी तो उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि जनरल अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के सदर रहे। ऐसी 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 प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जनरल अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के सदर रहे। जब इन्होंने माशाल्लाह लगाया था तो तब मलिक फिरोज खान नून था जो जिसको हटा दिया गया। तो तब जो प्रेसिडेंट थे वो रूल कर रहे थे। फिर इस्कंदर मिर्जा को भी उसने हटा दिया और खुद प्रेसिडेंट बन के बैठ गया। तो वो नहीं चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर रहे। तो उस वजह से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज्यादा होते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर कम होते हैं, तो उसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया ताकि पावर से ज्यादातर मेरे पास रहे। सर सेकंड सेम था उसमें? बिल्कुल, सिर्फ ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंजेस हैं बेटा। ये देखें, अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
जनरल अयूब खान के अगेंस्ट में 1965 की जो इंडिया के साथ जंग हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपके 1965 में ये जंग हुई, तो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो। अब जुल्फकार अली भुट्टो ने, अयूब खान ने जो ताशकंद एग्रीमेंट किया इंडिया और पाकिस्तान की जंग खत्म करने का, उसको लेकर जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो पब्लिक में जाते थे और बताते थे कि ये जो है हम जंग जीत सकते थे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते थे। और जुल्फकार अली भुट्टो ने 1969 में इसने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो है PPP पार्टी की बुनियाद रखी थी 1969 में, और ये अयूब खान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते थे। तो फिर क्या हुआ कि अयूब खान ने माशाल्लाह लगाया हुआ था और फिर उसने इलेक्शन करवाए 1954 में। फातिमा जिन्ना इनके मुकाबले में थी, ये इलेक्शन जीत गए और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे 1958 से लेकर 1969 तक, और इस साल तक ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। फिर जब इसने देखा कि आवाम चाहती है कि मैं चला जाऊं, तो उसने क्या किया कि माशाल्लाह लगा दिया। उसने याया खान से कहा कि तुम माशाल्लाह लगाओ और पावर्स तुम्हारे पास रहे। तो याया खान ने माशाल्लाह लगाया और 25 मार्च 1969 को माशाल्लाह लगा दिया गया। और उसके बाद फिर याया खान ने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाए। फिर लेकिन इलेक्शन हुए, तो फिर क्या हुआ कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में क्लेशेस बढ़ गए और ईस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी थी अवामी लीग, वो 162 सीट्स जीत गई और जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 88 सीट्स जीती थी। तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो उनकी बननी चाहिए थी। लेकिन फिर पॉलिटिकल क्राइसिस इतने बढ़ गए कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो जो है पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो गया 1971 में। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। इसके अलावा और भी काजेस थे, लोकेशन थी, माशाल्लाह लगाना, फिर लैंग्वेज कंट्रोवर्सी जो चलती आ रही थी वो भी थी, और शेख मुजीबुर रहमान का रोल भी था, और इंडिया ने जो जंग कही थी वो भी थी। अब देखें फिर क्या हुआ कि 20 दिसंबर आपकी 1971 को, जब 16 दिसंबर को ये सेपरेट हो गया, तो उसके 4 दिन के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को, क्योंकि वो वेस्ट पाकिस्तान में उन्होंने इलेक्शन जीते थे, तो वेस्ट, जाहिर सी बात है, वेस्ट पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट बनी थी और ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की। तो मुजीबुर रहमान सेपरेट होकर उसने बांग्लादेश में अपनी हुकूमत बना दी, तो अब वेस्ट पाकिस्तान बचिया। तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत बनी और फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने मोहम्मद अहमद कसूरी के अंडर एक कमीशन बनाई। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और फिर पाकिस्तान का 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। और ये 14 अगस्त, जिस साल पाकिस्तान आजाद हुआ, जिस तारीख को 14 अगस्त 1973 को इस कानून को पाकिस्तान में इफेक्टिव कर दिया गया और अब तक पाकिस्तान में ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो ये पाकिस्तान का तीसरा और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इज द थर्ड एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखते हैं कि ये जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसने जो है वो क्या क्या चीजें की हैं। बेटा ये जो मैंने 17 और 25 लिखा हुआ है, ये 17 स्लाइड ये है जिसमें अब ये हम खड़े हैं, और 25 स्लाइड जो है हमने रेफरेंस के तौर पर डाली हुई है, वो जब उसकी बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। चलें जी, तो यहां पर चेंजेस है, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। सोवरेनिटी और डेमोक्रेसी और मिनॉरिटीज के राइट्स सारे वहीं पे हैं, ठीक है जी। अब देखें, देखिए वेस्ट पाकिस्तान एक्ट क्या था, कौन बताएगा? मुझे बताएगी भारती सूरज। यस सर। हाँ, वेस्ट पाकिस्तान में वो जो अलग अलग हो गए थे, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट को 163 सीट्स दी जाएंगी। नहीं बेटा, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट क्या था सर? ये जो है ना, इसको 3 सूबे पाकिस्तान के अलग,
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बताओ 3 बताओ। सूबे अलग बताए, वो जो 3 सूबे थे वो अलग कर दिए और 1 सूबा अलग कर दिया। 3 सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया, उसको 1 यूनिट भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम वेस्ट चौ- पाकिस्तान। अब देखें, चौ और दूसरा सूबा कौन सा था वेस्ट पाकिस्तान सर। बेटा? एक सर सूबा ईस्ट पाकिस्तान। था ना, दूसरा ईस्ट सूबा पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान। तो अब क्योंकि बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया ना, सही कह रहा हूं? यस यस सर। सर। क्योंकि बांग्लादेश वो अलग मुल्क बन गया, जब वो अलग मुल्क बन गया तो वो पाकिस्तान का सूबा ही नहीं रहा, तो क्या हुआ कि आपका वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया। अब ये ज्योग्राफिकल चेंजेस की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन की यस बात सर। करते हैं कि देखें, पहले हमने देखा कि वहां पर सिर्फ हमने एनए लिखा हुआ था, नेशनल असेंबली लिखा हुआ था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आई हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास नेशनल असेंबली और सेनेट भी है। आज आपके पास, आपने देखा होगा, जैसे सादिक संजरानी है जो सेनेट के चेयरमैन है ना, कासिम सूरी जो है वो, और असद कैसर जो है वो आपके स्पीकर है। तो यहां पर हमारे पास कौन सी है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल। अब इसमें क्या है, आपके 2 हाउसेस हैं, एक आपका नेशनल असेंबली और सेनेट। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब नेशनल असेंबली को 210 सीटें दी गई थी और फिर सेनेट को 63 सीट्स दी गई थी। अब देखिए, आप स्लाइड नंबर 65 पर चलते हैं, तो मैं दबाऊंगा 65 और एंटर, तो हम आ गए। नहीं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ 67 स्लाइड है, ये है। अब जो हमारे पास स्लाइड, जो सीटें हैं नेशनल असेंबली में है 342 और सेनेट में कितनी है? नेशनल असेंबली में 104। सेनेट में है 104। ठीक है जी, चले बेटा। अब मैं जाता हूं, ये भारती अभी आई है, बैक टू स्लाइड। सर मेरी भी डिस्कनेक्ट हो गई, सेकंड और थर्ड मैंने सुना ही नहीं। इट्स ओके बेटा, रिकॉर्डिंग सुन लें। अभी हमारे पास, वी डोंट हैव मच टाइम, तो जी आगे कंटिन्यू करते हैं। सर नेटवर्क सर मसलो नहीं, असां ब्रेक ॿुधे असां 15 मिनट समझ में ना आयो, असांखे नेटवर्क कनेक्ट नथो थिए। बेटा इसलिए वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी, तो आप वीडियो सुन लीजिएगा। बेटा अब क्योंकि बांग्लादेश खत्म हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है। इट्स ओके, आप वीडियो बाद में सुन लीजिएगा। देखिए, अब जी सर। बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो बंगाली जबान का तस्वुर ही नहीं। जी आपने 210 कहा, फिर जो दूसरी स्लाइड दिखाई उसमें 342 कहा। हाँ, तो वो तो मैं जब कह रहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में ना बेटा, तो 1973 में जो नेशनल असेंबली की सीटें थी वो थी 210, ठीक है। और अब जो हमारे पास चेंजेस कर करके इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके हमने 342 की हुई है, ठीक है ना। और इसी तरह सेनेट में जब ये बना तो तब 63 थी, अब जो है हमने 104 की हुई, 104। ठीक है। जी तो ये पास्ट की बात है, और वो जो मैंने स्लाइड बाद में 26 दिखाई वो थी आपकी है वो प्रेजेंट की थी। अब देखें, बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो बंगाली जबान की डिमांड भी खत्म हो गई, तो पाकिस्तान की कौमी जबान, नेशनल लैंग्वेज आज कौन सी है? उर्दू। उर्दू सर। उर्दू। और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की तरह क्या था? पार्लियामेंट्री। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल में कुछ प्रॉब्लम थी? होता है जी बेटा, जी प्रेसिडेंशियल में कुछ प्रॉब्लम थी वैसे, मतलब उस गवर्नमेंट की वजह से किसी को इश्यूज हुए हों प्रेसिडेंशियल? तो जो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें एक तो आपकी अवाम जो है वो वोट नहीं करती। अभी आप वोट कहते हैं ना, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के एमएनए और एमपी उसको वोट करते हैं। यस सर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप वोट नहीं करते हो, आप करते हैं नाजिब, नायब नाजिम और काउंसलर को वोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या है कि अगर कोई भी पॉलिसी इमरान खान बनाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर अगर कोई पॉलिसी बनाएगा और उसकी जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो आते हैं नेशनल असेंबली में, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं कि ये पॉलिसी गलत क्यों बनाई है,
अगर सही बनाई है तो उसके फायदे क्या हैं। और इसी तरह आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जाता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो असेंबली में जाता है, प्रेसिडेंट जाता ही नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है होते हैं। ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। चलें जी बेटा, अब देखें कि आपका जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको मैंने यहाँ पे साथ में रखा हुआ है, तो आपके एनालिसिस जो है वो आपका करवा दें कि इनमें क्या क्या कंपैरिजन है। इनको कंपैरेटिव एनालिसिस कहेंगे हम। कंपैरिजन क्या है, इन तीनों चीजों की हम बात कर चुके हैं कि कब कब नाफिज हुआ था। अब देखते हैं कि इसके 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे, 6 शेड्यूल थे। इसी तरह 250 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स, 5 शेड्यूल, 280 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स और आपके 7 शेड्यूल्स। ये जो है आपकी, ये लिंक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो वेबसाइट है पाकिस्तान की, वो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, डायरेक्टली आप कॉन्स्टिट्यूशन जाकर देख भी सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपके पार्ट्स होते हैं या आपके जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं और शेड्यूल जो है वो क्या होता है। स्लाइड नंबर होगा 25। ये देखें बेटा, ये देखें, ये इसको कहते हैं हम पार्ट, इंट्रोडक्शन, ये फंडामेंटल राइट्स। फिर उस पार्ट्स में होते हैं चैप्टर्स, ठीक है, उस पार्ट में होते हैं चैप्टर। अब इस चैप्टर्स में ये होते हैं आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स होते हैं। देखिए अभी शेड्यूल क्या होता है, देखिए कोई भी आर्टिकल हो, अगर उसको एक्सप्लेन करना है और उसको यहां पर इन आर्टिकल्स में ऐड नहीं किया गया, इन आर्टिकल्स में ऐड नहीं किया गया, तो उसको सेपरेट करके रखा जाता है शेड्यूल में। ये इसके शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के बारे में जो आर्टिकल्स हैं 41 से 49 तक, टोटल 8 आर्टिकल्स हैं। लेकिन इन आर्टिकल्स में जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है ना, कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट होगा, वो नहीं लिखा हुआ, तो उसको फिर अलग से शेड्यूल में लिख दिया गया है, ठीक है जी। जैसे आप बेटा देखते हैं, अपना बुक देखते हैं, तो उस बुक में आप बैकग्राउंड में जैसे जाएंगे ना, तो आपको अपेंडिक्स मिलेगा। अपेंडिक्स की लिस्ट होती है। वो लिस्ट क्या होती है कि जो बुक में कहीं कहीं ऐड नहीं किया गया कोई बात, तो उसको अलग से बुक के लास्ट हिस्से में रखा जाता है, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये शेड्यूल्स जो है वो इसके अपेंडिक्सेस होते हैं, ठीक है जी। यस सर। चलें जी बेटा, ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इनको लिखा गया है, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है। आप देखें कि इनके आर्टिकल्स हैं, इनके पार्ट्स हैं, इनके शेड्यूल्स हैं। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है। ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन थे और तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस रिजिड थे। अब रिजिड क्या होता है कि इनमें चेंजेस की जा सकती हैं, मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता। 1/3 मेजॉरिटी जो मेंबर्स नेशनल असेंबली के मिनिस्टर्स होंगे वो उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो तीनों को मॉडिफाई किया जा सकता था, आइन में तरमीम हो सकती है, मतलब तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इलेक्शंस प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं बेटा। इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया था नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को लेकर। अब हमने देखा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ नेशनल असेंबली थी, है ना, और यहां पर भी सिर्फ नेशनल असेंबली थी। सेनेट सिर्फ तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। तो नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियां ये मिलकर इलेक्ट करेंगी प्रेसिडेंट को। इसी तरह अब इसमें यहां पर चेंजेस हैं। यहां पर क्या है कि आपके जो नाजिम, नायब नाजिम, काउंसलर होंगे, इनको कहते थे बीडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेट्स, नाजिम और नायब नाजिम। इनकी कोई तादाद होती थी 80,000। तो ये 80,000 नाजिम, नायब नाजिम पूरे पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से मिलकर जो है प्रेसिडेंट को वोट करते थे। अवाम जो है वो नाजिम, नायब नाजिम को वोट करती थी, नाजिम और नायब नाजिम जो है वो वोट करते थे प्रेसिडेंट को। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी ऐसा ही है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियां और साथ में सेनेट मिलकर, ये तीनों बॉडीज मिलकर, क्योंकि यहां पर सेनेट नहीं थी तो इनको सेनेट शामिल नहीं किया गया। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट है, तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को सेनेट में भी शामिल किया गया है। जो मिनिस्टर सेनेट में बैठते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में बैठते हैं,
नेशनल असेंबली में बैठते हैं, वो ये सारे जो है मिलकर आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ सोर्स के तौर पर एडॉप्ट किया गया था, जो हम पहले बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्सेस के बारे में, तो इसको एडॉप्ट किया गया था। यहां पर एडॉप्ट किया गया था तो लेकिन क्लियर नहीं था, टोटलिटी में इसको एडॉप्ट नहीं किया गया था, और यहां पर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया है। ठीक है बेटा, अब ये देखिए ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट था, यहां पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों थे। इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, यहां पर कोई भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने तालीमात बोर्ड ऑफ इस्लामिया का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उलमा बैठकर देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, कोई पार्ट, कोई शेड्यूल इस्लाम के या कुरान और सुन्ना के मुखालिफ तो नहीं है। तो इसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई इदारा नहीं बनाया गया, और इसमें फिर इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल बनाई गई जो देखती थी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। यहां पर भी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल बनाई गई थी, और ये आज भी काम करती है, इवन इट वर्क्स टुडे, आज भी काम करती है। वो मैंने एग्जांपल दी थी एज की, मैरिज की जो एग्जांपल दी थी, वो यहां पर आप देख लें इसको। ठीक है जी बेटा, चले जी। यहां पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है तो पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो पावर किसके पास होंगे, गवर्नमेंट चलाने के प्रेसिडेंट के पास। अभी इमरान खान के पास पावर है ना, तो ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है बेटा जी। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होंगे। अब देखें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन खुद को प्रोटेक्ट करता है? नहीं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अभी आपने 3-4 महीने पहले सुना होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी थी जज ने, और कहा कि इसको फांसी दो और फिर इसकी डी चौक पे लाओ और फिर से उसको डी चौक पे लटकाओ। ये सुना था आपने? ये सर काफी दिन उसने कहा था कि लटका दो डी चौक पर। बिल्कुल। ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड डिसॉल्व नहीं कर सकते। अभी देखें, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अयूब खान, इस्कंदर मिर्जा ने मिलकर क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, माशाल्लाह लगाई, ठीक है। और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को फिर याया खान ने डिसॉल्व कर दिया, तो कुछ नहीं हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को जिया ने डिसॉल्व किया था, लेकिन जिया बेचारा खुद 17 अगस्त 1988 को, 17 अगस्त 1988 को प्लेन क्रैश में मर गया, तो उसको सजा क्या होने दी? कोई सजा नहीं हुई। और इसी तरह फिर जब चौथा माशाल्लाह जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया, तो जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपना सेफगार्ड करता है। आज भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। चले बेटा, अब ये देखें, ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनिकैमरल्स थे, इसमें आपको सिर्फ नेशनल असेंबली नजर आएगी, ठीक है, जो हम बात कर चुके हैं जब हम देख रहे थे कि उसने ऑब्जेक्ट जो चैलेंजेस है उसको किसी तरह रिजॉल्व किया है। यहां पर बाई थी, बाई मतलब बाय फंक्शनल सर, बाय मतलब 2, इसमें 2 थे, एक आपकी नेशनल असेंबली और दूसरी आपकी सेनेट सर। ठीक है बेटा, तो एक आपकी नेशनल असेंबली और दूसरी सेनेट है। अब जुडिशरी तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है? देखें, जो पाकिस्तान का निजाम है उसको जो है 3 आपके इदारे चलाते हैं, इसको ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट कहते हैं। 3 ऑर्गन्स हैं, स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं। एक है आपका एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ जाता है। दूसरा आपका लेजिस्लेटिव, इसमें आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट आती है। और तीसरा आपकी जुडिशरी। तो है क्या, कभी भी आपने पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उनको नेशनल असेंबली में जाके स्पीच करते देखा है? नो सर, नहीं देखा, क्योंकि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और नेशनल असेंबली और आपकी सेनेट से
इनका कोई काम नहीं है, वो वहां पर नहीं बैठते। इसलिए कहते हैं कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू ऑर्गन्स। कौन से? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ठीक है। अब पाकिस्तान के नाम की बात करते हैं तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है, हम तो पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल नेम है, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक, आई से इस्लामिक, आर से रिपब्लिक और पी से पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। बेटा रिपब्लिक क्यों? इस्लामिक देखें कि यहां पर गवर्नमेंट इस्लामिक होगी। रिपब्लिक क्या है कि अवाम के जरिए आएगी, वो जो हम सोवरेनिटी की बात कर रहे थे, है ना, करेक्टर की बात यस सर। तो यहां पर पाकिस्तान का करेक्टर क्या है? इस्लामिक है। गवर्नमेंट किस तरह आएगी? रिपब्लिक होगी, अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। चलेंगे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। बेटा जो मेजॉरिटीज हो या आपकी मिनॉरिटीज हो, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करना, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर आप पार्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन का इदारा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ आपके लिए पार्टी बनाएगी, पार्टी को रजिस्टर करेगी, बल्कि जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको पार्टी टिकट भी मिलेगा, इलेक्शन लड़ने की परमिशन भी मिलेगी, और फिर जो है आपकी पार्टी में से कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन सकता है। तो आप पार्टी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स यूनियंस बनाते हैं, स्टूडेंट्स की यूनियंस होती हैं। ये क्या है? दिस इज योर फंडामेंटल राइट। अब प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज योर फंडामेंटल राइट। अब आपको प्रॉपर्टी रखना आपका हक है, तो प्रॉपर्टी भी जो है आपका फंडामेंटल राइट है। अब इनको हम जो है वो बिल ऑफ राइट भी कहते हैं। वैसे इनको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट कहा जाता है। ठीक है जी। तो बिल ऑफ राइट क्या है कि जो भी अवाम रह रही है, जो भी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है, उनके जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो सोशल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, या बेसिक फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, राइट टू वोट, तो इस तरह के जितने भी आपके राइट्स हैं वो सारे जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है, वो आपके प्रोटेक्टेड है। अब आपको कोई नहीं कह सकता कि आपने दाढ़ी क्यों रखी हुई है, आप मस्जिद क्यों जाते हैं, आप मंदिर क्यों जाते हैं। नो, उसका हमारे रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज स्टेट ने हमें ये फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि हम जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज करते हुए वी आर द इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो हम अपने राइट्स को यूज करते हुए जो है अपने जो राइट्स हैं उनको एंजॉय करें। देखिए अब लैंग्वेज की बात करते हैं। उर्दू और बंगाली, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी शुरू से लेकर, बंगाली चाहते थे कि वो बंगाली जबान उनको मिले, उर्दू चाहते थे कि वो उर्दू जबान मिले। जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे बांग्लादेश में, ढाका में, तो तब हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, उन्होंने स्पीच की थी और उन्होंने भी वहां पर ये जाकर कहा था कि उर्दू और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की कौमी जबान होगी। हालांकि वो पैरेलल लैंग्वेज का ऑप्शन दे सकते थे, कह सकते थे कि हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि उर्दू के पीछे हमारे जो एक पूरी लैंग्वेज हिस्ट्री है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल में, क्योंकि हम उर्दू को हम प्रोटेक्ट करते आए, और ये जो हमने उर्दू इंटरव्यू कंट्रोवर्सी पढ़ी थी तो उसमें हमने इन चीजों को डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन बंगाली चाहते थे कि बंगाली जो है उनकी कौमी जबान हो। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया कि दोनों जबानों को, उर्दू और बंगाली को कौमी जबान डिक्लेयर किया गया। फिर ये जो प्रपोजल है दोनों जबानों का, बायलिंगुअल का, वो अयूब खान के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेंटेन नजर आता है, क्योंकि तब तक बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट नहीं हुआ था। तो इस तरह आपके 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी उर्दू और बंगाली जो है वो आपकी
जो है इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हिस्सा है। अब देखें आपका जो उर्दू जो है वो पाकिस्तान की अभी नेशनल लैंग्वेज है, सिर्फ पाकिस्तान की उर्दू नेशनल लैंग्वेज है। इसके साथ पैरेलल कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे अभी उर्दू और बंगाली पैरेलल लैंग्वेज होती थी 1962 और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उर्दू के कंपैरिजन में या कंपटीशन में कोई और आपकी लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से आपकी जो है ये पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो है उर्दू। पाकिस्तान में सिंध में जो लैंग्वेज है आपकी सूबाई लैंग्वेज वो सिंधी है, लेकिन फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करके सिंध के सूबे के साथ जो है वो उर्दू को भी पैरेलल लैंग्वेज बनाया गया है। क्योंकि जो हमारे पास मुहाजिर रहते हैं, उर्दू स्पीकर्स जो रहते हैं, तो उनकी जो परसेंटेज है वो 7% आबादी है उनकी, और शुरू में भी उनकी आबादी कम थी। बंगाली यही कहते थे कि क्योंकि उनकी आबादी कम है तो इस वजह से हमारी आबादी भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, तो हमारी ज़बान को भी पैरेलल लैंग्वेज का डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान में सबसे मेजॉरिटी आज जो है वो पंजाबियों की है, तो पॉपुलेशन पंजाब में ज़्यादा है, तो पंजाब को जो है इसका स्टेटस नहीं दिया गया। उर्दू को, क्योंकि उर्दू हमारी जो है वो कौमी ज़बान इस वजह से भी है क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो उर्दू ज़्यादा बोलते थे। कायद-ए-आज़म खुद पंजाबी या उर्दू स्पीकर नहीं थे, वो तो गुजराती स्पीकर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज हिस्ट्री है वो हमारी उर्दू से रही है और उर्दू के लिए हमने मूवमेंट्स भी चलाई थी उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू होगी और सिर्फ उर्दू होगी। तो आज हमारे पास जो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, और पाकिस्तान के नेशनल पोइट जो है वो अल्लामा इकबाल हैं, जो कि उर्दू में और फ़ारसी में शायर कहते थे। तो बेटा आज की क्लास आपकी यहाँ तक है। अब मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्लास थी, तो मैंने 15 मिनट आपके थोड़े से सेव किए हैं। मैं आपसे पूछता जाऊँगा, जहाँ जहाँ पर आपको बात समझ नहीं आएगी मैं थोड़ा सा आपको वो क्लियर करता जाऊँगा। ओके ओके सर। चलिए यस सर। ओके सर। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और मुझे जो है ना, मैंने नाम लेना है पहले और उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन करना है, और वही जवाब देगा आई वॉन्ट टू इंश्योर डेट ही इज प्रेजेंट और नॉट। ओके चले जी, सूरज बताएगा। हाँ सूरज जी सर। ये बताएं कि ये जो बाय फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके दो फंक्शंस थे, कौन से कौन से? सर एक तो लेजिस्लेटिव, एक वो जुडिशरी है। थोड़ी सी करेक्शन कर लो। एक लेजिस्लेटिव, हाँ, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एक तो नेशनल असेंबली के तौर पर काम करना, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। अच्छा, मुझे दिलबर बताएगा। दिलबर यस सर। आप ये बताएं कि इंडियन एक्ट 1935 पाकिस्तान का क्या रहा है? इंडियन एक्ट 1935 का पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में क्या रोल है? सर क्वेश्चन रिपीट करें सर। इंडियन एक्ट, इस एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में क्या पता है तुम्हें? इसके बारे में ये आरजी एक्ट था ना सर, जो हमने पाकिस्तान में कुछ टाइम के लिए चला था। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुए, उनके पास कानून नहीं था, तो उनको आरजी तौर पर नहीं था। कानून बरतानिया ने दिया था कि जब तक आपके पास कानून नहीं आप ये चलाएं। ठीक है बेटा, चले। सर थैंक यू सर। चले, अच्छा अगर जिंदे बिंदा दुखियाइना। जाहिद। यस सर। बेटा ये बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? आइन होता है सर। आइन होता है मतलब कि सर एक एडिशनल हमें कोई बात स्टेट में ठीक है करनी पड़ती है, तो फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन आता है। हॉस्टल में रहते हैं, मतलब यहाँ सर पर आवाज कोविड की भी बात नहीं कर रहा बेटा, मैं कोविड हॉस्टल में रहते हैं वैसे।
वैसे आप हॉस्टल में रहते ना, तो जब आप आए थे तो तब आपको हॉस्टल के लिए कुछ रूल्स दिए गए थे कि रात को 10 बजे के बाद नहीं आना है, ऐसा ही है? पता है यस इसका? सर। तो ये क्या है? यस ये सर। रूल है, ये रूल है। इसी तरह अगर मुल्क की बात करें ना, तो मुल्क के जो रूल्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। ओके, यस सर। ठीक है, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। चले जी, मुझे बताएगी तीशा। तीशा, जी सर। बेटा ये बताएं कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक सोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक सोर्सेस कौन सी हैं? कुछ रिलीजियस समथिंग कुछ है रिलेटेड टू इस्लाम? हाँ हाँ, होली कुरान एंड सुन्ना। होली कुरान एंड सुन्ना, और साथ में जो है वो एक और चीज भी ऐड की थी हमने, वो थी बाय फार्मूला नहीं 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 कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वेरी गुड, वेरी रिजोल्यूशन। गुड। चले जी, चलें। अच्छा, ये कौन बताएगा कि करेक्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या डिफाइन किया था? इस्लामिक। अलमाइटी अल्लाह। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, और इस्लामिक जो है वो डेमोक्रेसी होगी पाकिस्तान में। ठीक है बेटा। जी। जी। अच्छा, मुझे बताएगी भारती। भारती, 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 वंदना। जी सर। वंदना, आप ये बताएं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है? प्रेसिडेंटल मतलब कि वो प्रेसिडेंट संभालेगा जो भी होगा, और पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर होगा। पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव कितने होते हैं? एग्जीक्यूटिव कितने होते हैं जी? एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मतलब बेटा मैंने अभी बताया था आपको कि स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव सिर्फ एक होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो होता है एक आपका प्राइम मिनिस्टर और दूसरा प्रेसिडेंट। चले जी। अच्छा, अपना ये सरताज। यस सर। सरताज बेटा ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वो है जिसमें सर कुछ ऐसे समझो कि आउटलाइन दिए गए थे। बिल्कुल, रेजोल्यूशन जिसने बनाई थी उसी ने, ठीक है। और उसने कहा था कि सॉवर्टी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इन आउटलाइंस को देखकर बनाया जाएगा। ठीक है बेटा। ये सर जो भी लाया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इसी तहत बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के प्रीएम्बल्स हैं, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, मुझे ये जो है वो अपना शोएब समझाएगा। शोएब, यस सर। बेटा ये बताओ कि इसका क्रक्स क्या है? क्या समझ आता है कि आपको सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह एंड अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द अल्लाह। जी। ये सर जो सारे सर जो सॉवरेनिटी है सर, जो पूरी जान की सर वो बिलोंग करती सर अल्लाह अलमाइटी को। ठीक है, आगे आगे पब्लिक का क्या है? Yes, sir. Authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a secret trust. ठीक है, और साथ में ये जो अथॉरिटी जो आवाम एक्सरसाइज करेगी, एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो किस जरिए से करेगी? अब देखें बेटा, क्योंकि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, अब 22 करोड़ के लिए नेशनल असेंबली तो नहीं है ना, इतनी जगह ही नहीं है नेशनल असेंबली में, तो वो फिर क्या करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके सर। चले, अब हम
इसको कंपेयर करते हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको इसके साथ। मैं ये सारे ओपन कर दूं और ये मुझे जो है वो भारती बताएगी। भारती, आर यू देयर? भारती? सर उसका शायद माइक में इशू आ रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। और कमलेश, कमलेश, हाँ हीरो, अभी आए हो ना? हाँ, अब बताओ। नहीं सर, मैं बैठा था, माइक ऑफ। नहीं, मतलब आवाज पहली मर्तबा शुरू की है ना। चलो ये बताओ कि ये जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी है उसको किस तरह सॉल्व किया था और कहां तक सॉल्व किया था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने? लिखा हुआ है, बस ये समझाना है, लिखा हुआ है। सर कि उर्दू, मतलब उर्दू को नेशनलाइज किया जाएगा और बंगाली को मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की कौमी जबान जो है वो यही था। उर्दू होगी, बंगाली नहीं होगी। तो ये जो 28 सितंबर 1950 को 28 सितंबर 1950 को जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने सिर्फ उर्दू को कौमी जबान रखा था। चले जी, उर्दू को तरजीह दी। हाँ। अब मुझे जो है ना सूरज समझाएगा कि बोगड़ा फार्मूला क्या है। सर बोगरा ने कहा था कि हमारे जो ये प्रेसिडेंट हैं और वो वैसे वेस्ट से होंगे और पीएम जो है ईस्ट से होंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है। एंड प्रेसिडेंट के पास कुछ राइट्स होंगे जो वो ये सीएल क्या कहते हैं, इसे फुल फॉर्म क्या? सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेटिव। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर मेरी? आ रही है, बिल्कुल, आप बात करें। सर ये बुगड़ा ने कहा था कि ये जो पीएम है और प्रेसिडेंट है ये एक वेस्ट से होगा, एक ईस्ट से होगा, मतलब एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक एंड है। इन जो डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के कुछ पावर भी बताए थे और उसने ये बायलिंगुअल के इशू को सॉल्व करने के लिए कहा था कि ये आप उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनलाइज लैंग्वेज कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी। हाँ, अब मुझे ये कौन समझाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने डिसॉल्व किया था? सुरक्षा? जी सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सर आपने कुछ नेम कहा था, जीएम लिखा था कुछ। जीएम लिखा था, गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व किया था। गुलाम मोहम्मद। ठीक है, अब मुझे अपना बताओ भारती, आवाज आ रही है? चले, वंदना, तमीजुद्दीन कौन था? सर आपकी आवाज वीडियो सब कट हो रही है। सर की आवाज सही आ रही है लेकिन कोई शायद है नहीं जो छोड़ चुके हैं माइक शायद। बेटा यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो 13 नजर आ रही है और सर भारती आ गई। इट्स ओके। चले जी, आप ये बताओ सरताज, तुम बताओ, तुमने बताया था। ये सर फर्स्ट स्पीकर था जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में होता, यही निजामुद्दीन तमीजुद्दीन मौलवी स्पीकर था। ठीक है, अच्छा भारती ये बताओ कि इलेक्शन किसने जीते थे, कौन सी पार्टी ने इलेक्शन? सर भारती कह रही है उसको आवाज नहीं आ रही। इट्स ओके, आप रिस्पांस लेकर दे दे मुझे। सर मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने, वेरी गुड। ठीक है, तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन सा बड़ा काम किया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनाया था सबसे पहला, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वेरी गुड। चलें जी, अच्छा मुझे ये बताएगा कमलेश, कमलेश भी ये बताओ कि बेटा ये वेस्ट पाकिस्तान एक्ट क्या है? सर ये नहीं आ रहा मुझे। इट्स ओके। और कोई? सर तीन सिंध पंजाब एंड तीन प्रोविंसेस को अलग करके ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा बनाया, मतलब वेस्ट पाकिस्तान बनाया था सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नेशनल लैंग्वेजेस कितनी थी? 2 सर। प्रीवियस वाले में सर एक थी, फिर 2 जो बुगड़ा ने कहा था। ठीक है, जायद ये बताओ कि इस्कंदर मिर्जा को किसने निकाला था? जायद, क्या सर? इस्कंदर मिर्जा को किसने निकाला था? किसने इस्कंदर मिर्जा को जलावतन किया था? शहाबुद्दीन। मैं बताऊं सर? हाँ,
सर ये अयूब खान था। अयूब खान है या ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, चले। और शहाबुद्दीन का क्या रोल है? 11 मेंबर्स थे इसमें। 11 मेंबर्स Head से था। कमीशन थी, बिल्कुल। फार्मर कमीशन थी उसमें, फर्स्ट हेड 11 ये लोग था, की हेड था 5 और मेंबर्स 10 ईस्ट लोग पाकिस्तान और के थे। थे, 5 मेंबर वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और इसने क्या करना था? अयूब खान ने इसकी सपोर्ट सर ली थी इसका ना, रोल बता ये दें, कमीशन याद बनाने नहीं के थोड़ा लिए। बहुत। एक ड्राफ्ट बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए उन्होंने हाँ सर सर्वे सही किया है। था, उसके लिए उन्होंने सर्वे किया था। ठीक है जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ये थोड़ा सा नेट का इशू हो गया है। सरताज आवाज आती तो हाँ सही जवाब अच्छे तो सूरज। नहीं, सर स्लाइड जवाब सही है। अभी स्लाइड नजर आ रही है? ठीक है। ये सर। जी सर। ये सर। यस सर। कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? सर मार्शल मार्शल लॉ, सर। मार्शल मार्शल सर, लावारी, मार्शल लॉ। शहाबुद्दीन। नहीं, मैंने ना थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाली चलाई हुई, तो वो शो नहीं हो रही, लेकिन शेयर नहीं हो रही सर वो। चलिए बेटा ऐसे वर्बली पूछ लेते हैं, इट्स ओके। हाँ जी, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके दौर में बना? थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन किसके दौर में बना? अयूब खान नहीं आया। जी सूरज? सर भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बना था, बिल्कुल ठीक है। और ये सर। सूरज, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों दी गई हैं? बाई कैमरल सर ये अयूब और उस वाला, अयूब एंड याया वाला। 1973। मैं बताऊं सर, 1973 सर। कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों की दी गई हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला है सर। थर्ड वाला यस बिल्कुल। सर, ये थर्ड वाला 1973 वाला। अच्छा वो जेडे भुट्टो वाला। कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सिर्फ उर्दू जबान कौमी जबान थी। ये सर आखिरी थर्ड वाला। जेडे भुट्टो। थर्ड वाला कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, भारतीय नहीं है। सुरक्षा? जी सर। सुरक्षा ये बताएं कि बेटा वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? सर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वाला, अयूब खान वाला, ठीक है। चलें जी। अच्छा ये बताओ कि अपना जो नेशनल असेंबली है, मुझे कमलेश बताएगा। कमलेश ये बताओ कि जो नेशनल असेंबली आज हमारे पास है उसमें टोटल सीटें कितनी हैं? आज प्रेजेंट डे की बात कर रहे तो हैं। 304 थी ना तकरीबन, 300 प्लस थी, एग्जैक्ट नंबर याद। 142। ठीक है, 342। ठीक है, ठीक है। टीशा ये बताएं कि सेनेट की सीट्स कितनी हैं? सर मेरा तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में बंद हो गया ना वाईफाई। सर मैं बताऊं सर? 104। बता दें, इट्स ओके। सर 63 सर 63। बेटा सर थर्ड में अभी 104। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंटली कितनी है? 104। अभी 104। अच्छा अभी 104 जो है अपना जायद बताएगा। जायद सर पता नहीं कहाँ गया। सर नेटवर्क का सर बहुत सारा इशू आ रहा है सर। हमने नेटवर्क इशू आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। हमने नहीं समझा सर। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आपसे मैं ये वीडियो जो है लेक्चर वो शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली वी आर नॉट फेस टू फेस, इंटरनेट पे चल रहे हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगी ना, लेकिन सर 5 मिनट सर चल रहा है सर, 10 मिनट सर बंद हो रहा है। टाइम हो गया सर। Sir, but we feel that you are with us, sir. It's okay, I'm with you, and I'll compromise on With you. certain things such as you are not responding in the questions, and you are disconnecting time to time because of your internet connection. It's okay. Thank you so much, sir. Thank you so much.
कि बेटा तो अभी जो है नेक्स्ट वीक जो है हमारा, उसमें मैं आपसे क्विज भी लूंगा, तो क्विज की प्रिपरेशन करके आए। ओके सर। क्विज के टॉपिक अनाउंस कर दें। सेकंड मिड को ले, सेकंड मिड से आज तक के जो हमने टॉपिक्स पढ़े ना उनको कवर करें। जी सर। ओके सर सर। रिपीट अगेन, सर रिपीट अगेन। बेटा आज वाला ही क्लास छोड़ के, हेलो यस सर। ये सर बताएं। आज वाली क्लास छोड़ के बाकी जो हमने सेकंड मिड की क्लासेस ली हैं, उन सेकंड मिड की क्लासेस में जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो पढ़ें, और फर्स्ट क्विज वहां से लेंगे हम, ठीक है? जी सर। सर क्विज अगले क्लास मैप में वाला होगा सर सर। नहीं होगा ना सर? मैप वाला सर, Next week में, मैप next वाला। week में। बिल्कुल शामिल है उसमें। वो सर आपको मैप वाला है वाला सर भी उसमें। शामिल है? बेटा कोर्स आउटलाइन देखा करें, कोर्स आउटलाइन में आपके पास जो सेकंड वो है आपके मिड के जो भी टॉपिक्स हैं, फर्स्ट मिड में तो हमने जो कवर कर लिया था वो रहने दें, सेकंड मिड के जो टॉपिक्स हैं उनमें से आएगा, सेकंड मिड के टॉपिक्स में से आएगा। आज वाला लेक्चर शामिल नहीं होगा। आज वाले लेक्चर को और बाकी जो हम कोविड में पढ़ेंगे उनको हम सेकंड क्विज में लेंगे। क्लियर है? ओके सर। ओके सर, ओके। सर वो सर पीपीटी सर सेंड करें सर, मैप वाली। इट्स ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, यस सर। मैप वाली हो रही है Thank you, sir. दोनों बस। दोनों शेयर कर यस सर, देता हूं। दोनों सर। दोनों शेयर कर Thank you, देता हूं। sir. ठीक है सर। आपको वीडियो भी जी सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बट थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।